स्वागत आप सभी का व्यावसायिक संगठन के आज के इस वीडियो लेक्चर में। अंश प्रमाण पत्र यानी कि शेयर सर्टिफिकेट। अंश प्रमाण पत्र दरअसल वो प्रलेख होता है जो अंश पूंजी वाली कंपनी के अंशों के स्वामित्व को प्रकट करता है। ये दरअसल अपने आप में एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी सदस्य द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या को स्पष्ट करता है तथा उन अंशों पर उनके स्वामित्व का ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। लॉर्ड सेनबॉर्न कहते हैं कि अंश प्रमाण पत्र अंशधारियों के अधिकार में अंशों के स्वामित्व का उचित और वस्तुतः लिखित प्रमाण पत्र होता है। धारा 46 कहती है कंपनी अधिनियम 2013 की कि एक अंश प्रमाण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र है जो किसी सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए अंशों के स्वत्व माने होता है अधिकार या स्वामित्व, दोनों अधिकार से ही संबंधित हैं। तो अंशों के स्वत्व का प्रमाण प्रत्यक्षतः प्रमाण होता है। इस प्रमाण पत्र में जो बातें लिखी होती हैं उन्हें देख लीजिए। इसमें कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, अंश प्रमाण पत्र की क्रम संख्या, अंशधारी का नाम, पता, अन्य विवरण, खरीदे गए अंशों की संख्या, अंशों की क्रम संख्या एवं उनकी श्रेणी और प्रत्येक अंश पर चुकाई गई राशि की मात्रा आदि का वर्णन होता है। प्रत्येक कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि अंशों की निर्गमन तिथि से अथवा उस तिथि से जिस तिथि को उसे हस्तांतरण की रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र मिला है 2 माह की तिथि के अंदर अंश प्रमाण पत्र तैयार करे, अन्यथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। तो ये तो था अंश प्रमाण पत्र, इसका अर्थ, 2 परिभाषाएं और इसमें निहित बातें। ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न होगा अंश अधिपत्र से संबंधित। अंश अधिपत्र यानी कि शेयर वारंट। ध्यान से सुन लीजिए, एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को अंश अधिपत्र और जो अंश प्रमाण पत्र है उनमें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस बात का वादा है। लेकिन पहले मेरे साथ साथ चलिए कृपया। शेयर वारंट यानी कि कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को अंश अधिपत्र नामक प्रमाण पत्र निर्गमित करने का अधिकार है यदि ये 3 शर्तें पूरी होती हैं, जैसे कि अंश पूर्णदत्त हों, पहली बात। दूसरा, कंपनी के अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था हो कि शेयर वारंट वो इशू कर सकती है। तीसरा, कंपनी सरकार के उसकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हो। ये 3 बातें हैं। देखिए, अंशों की कुल धनराशि अगर चुकता हो चुकी है तो कोई भी अंशधारी चाहे तो कंपनी अपनी सार्वमुद्रा के अधीन उसे एक प्रपत्र निर्गमित कर सकती है जिसमें यह लिखा होता है कि उसका वाहक उसमें लिखे अंशों का स्वामी है। इसके अंशों के स्वामी का इसमें नाम नहीं लिखा जाता है। तो एक तो मेन डिफरेंस यहाँ पर हो गया। शर्तें याद रखिएगा, अंश पूर्णदत्त होने चाहिए, अंतर नियमों में व्यवस्था हो और केंद्र सरकार की अनुमति मिली हो। क्यों करते हैं इसका हम इशू, निर्गमन, यानी इसे क्यों निर्गत करते हैं, इसके लाभ जानिए। हस्तांतरणीय अंश अधिपत्र जो होते हैं इनका हस्तांतरण जो है वो सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। जो भी व्यक्ति इन्हें धारण करता है वही इसका मालिक होता है। इसमें पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अंश अधिपत्र के साथ एक कूपन लगा रहता है जिसे प्रस्तुत करने पर कंपनी अंश पत्र के वाहक को ही लाभांश का भुगतान कर देती है। सदस्य रजिस्टर में नाम लिखना। किसी सदस्य को कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किए जाने के बाद उसका नाम सदस्य रजिस्टर में से काट दिया जाता है और यह लिख दिया जाता है कि अंश अधिपत्र का निर्गमन किया गया। यदि कोई अंश अधिपत्र का धारक कंपनी का सदस्य बना रहना चाहता है तो उसे कंपनी को एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है जिस पर संचालक सभा में विचार किया जाता है। और यदि संचालक सभा अंश अधिपत्र को रद्द करके आवेदक के नाम को रजिस्टर में लिखने का आदेश देती है तो उसका नाम रजिस्टर में लिख लिया जाएगा और इसके साथ ही अंश अधिपत्र जो होगा, शेयर वारंट, वो रद्द किए बिना वो रद्द हो जाएगा। तो रद्द किए बिना आवेदक का नाम रजिस्टर में दोबारा दर्ज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो अंश अधिपत्रधारी जो होता है वो अधिपत्र का कंपनी को समर्पण करके चाहे तो अंश प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और अंश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होगा ही होगा।
तो दोनों में अंतर क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। निर्गमन अंश प्रमाण पत्र का निर्गमन पूर्णदत्त या अंशतः दत्त दोनों प्रकार के अंशों के लिए किया ही जाता है, लेकिन अंश अधिपत्र जो हैं शेयर वारंट, ये केवल पूर्णदत्त अंशों के बदले हो सकते हैं। निजी कंपनी भी निर्गमित कर सकती है, इसे निजी कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। कंपनी का सदस्य अंश प्रमाण पत्र का धारक सदैव कंपनी का सदस्य होता है, लेकिन इसका धारक कंपनी का सदस्य नहीं होता। इसके धारक का नाम रजिस्टरों में लिखा जाता है, इसके धारक का नाम रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता। संचालक बनना, धारक कंपनी का संचालक बन सकता है क्योंकि उसमें उल्लेखित अंशों की योग्यता अंशों में गिना जाता है, लेकिन इसका धारक संचालक नहीं बन सकता क्योंकि इन्हें योग्यता अंशों में गिना ही नहीं जाता। ठीक। इसके अलावा हस्तांतरण की अगर बात करें तो इसका हस्तांतरण कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। इसके लिए हस्तांतरण शुल्क लिया जाता है, कुछ फीस देनी पड़ती है, तब नाम आपका बदल के दूसरे का नाम लिखा जाएगा आपके नाम की जगह। तो इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से होता है, कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। अंश प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से बेचान साध्य प्रलेख नहीं होता है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण बेचान साध्य प्रलेख होता है। बेचान साध्य का मतलब होता है जब हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेचान साध्यता का मतलब होता है नेगोशिएबिलिटी, और नेगोशिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी, यू कैन से इट। लाभांश कूपन इसके साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन शेयर वारंट के साथ लाभांश कूपन होता है, और इसका मतलब आपने पढ़ा था कि शेयर वारंट के साथ ये लाभांश कूपन लगा होता है। जिसके पास शेयर वारंट होगा उसी के पास ये लाभांश कूपन होगा। जो व्यक्ति ये प्रस्तुत करेगा उसी को लाभांश दे दिया जाएगा। तो ये व्यक्ति वही होगा जो उस शेयर वारंट को धारण कर रहा होगा, वही लाभांश कूपन भी प्रस्तुत कर सकेगा, उसी को लाभांश मिलेगा। कंपनी की ओर से सूचनाएं, इसके धारक को कंपनी की ओर से वार्षिक रिपोर्ट समय समय पर सूचनाएं वगैरह भेजी जाती हैं। इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं जाती। अंश प्रमाण पत्र के धारक को कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होता है, लेकिन इसे ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो अंशों के विभिन्न प्रकार के स्वामित्व के अंशधारी थे। साझेदार और अंशधारी में क्या अंतर होता है जान लीजिए। साझेदारी फर्म आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इसमें कम से कम 2, अधिक से अधिक 20, बैंकिंग व्यवसाय में केवल 10 हो सकते हैं। निजी कंपनी में यहाँ कम से कम 2 हो सकते हैं, या अधिक से अधिक 50 पहले होते थे, अभी 200 होंगे। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अस्तित्व इनका पृथक अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी से कंपनी से साझेदारों का अस्तित्व पृथक होता है। साझेदार का दायित्व असीमित होता है, इनका सीमित होता है। प्रबंध में भाग, ये सक्रिय रूप से प्रबंध में भाग ले सकते हैं। ये सदस्य सक्रिय रूप से स्वयं भाग नहीं ले सकते। हाँ, ये अगर संचालक बनते हैं तो उसके पश्चात भाग ले सकते हैं। तो इसमें लोकतांत्रिक विधि से संचालकों का चयन होता है। प्रतिनिधि, प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का प्रतिनिधि माना जाता है। एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं साझेदार, लेकिन अंशधारी एक दूसरे के प्रतिनिधि नहीं होते। निजी हित हस्तांतरण की अगर बात करें तो इसमें हित हस्तांतरण नहीं कर सकता साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना। निजी कंपनी को छोड़कर जो अन्य कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनियां, वो अपने अंशों को स्वतंत्र रूप से बेच सकती हैं, यानी कि हस्तांतरित कर सकती हैं। स्थायित्व की अगर बात करें तो साझेदार की मृत्यु, पागल, दिवालिया होने पर साझेदारी भंग हो जाती है, लेकिन कंपनी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऋण पत्र, ऋण पत्र एक इसी प्रकार का प्रतिभूति का प्रकार है। जो अंश होते हैं वैसे ही होते हैं, बस अंतर केवल इतना होता है कि ऋण पत्र के धारक जो होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ठीक है, ये कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित स्वीकृत पत्र होता है। इस पर कंपनी की मोहर यानी कि सार मुद्रा लगी होती है, और इस पर सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिनके अंतर्गत कंपनी ऋण देती है। इसके जो धारक होते हैं वो ऋणदाता कहलाते हैं, और उन्हें एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो, ब्याज हर हाल में दिया जाता है, और जनरली ये इन पे अर्धवार्षिक यानी छमाही भुगतान होता है। जो ऋणपत्रों के धारक होते हैं वो अंशधारियों की भांति प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, न ही लाभ में हिस्सा पाने के अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, उन्हें लाभांश वितरण से पहले ब्याज प्राप्त करने और कंपनी के समापन की स्थिति में इन अंशधारियों से पहले भी अपने ऋण का भुगतान पाने का अधिकार होता है। जैसे पूर्वाधिकार अंश थे
तो समता अंशधारियों को दिए जाने वाले किसी भी लाभांश से पहले उन्हें लाभांश पाने का अधिकार होता है। कंपनी के समापन पर अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। उनसे भी पहले ब्याज पाने का अधिकार इन्हें ऋण पत्रधारियों को, और उनसे पहले क्या, इन्हें ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी का लाभ हो या हानि हो ब्याज तो मिलेगा ही। लेकिन जब कंपनी का समापन हो रहा होगा तो समापन की स्थिति से पहले अंशधारियों, किसी भी प्रकार के अंशधारियों से पहले इन्हें अपने ऋण को वापस पाने का अधिकार होता है। तो ये तो रहा इसका अर्थ। अब हम इसकी परिभाषाओं की तरफ रुख करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 में इसका वर्णन किया गया है। ऋणपत्र में कंपनी का ऋणपत्र शामिल है, स्कंध भी शामिल है, बॉन्ड भी शामिल हैं और अन्य दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियाँ भी शामिल की जाती हैं। वे चाहे कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव रखती हों या ना रखती हों। संपत्ति पर प्रभाव रखने से तात्पर्य यह है कि चाहे उनके उन ऋणों को लेने के बदले उनके अगेंस्ट कंपनी ने अपनी कोई बिल्डिंग या कोई मशीन को सिक्योरिटी के तौर पे रखा हो या ना रखा हो। नायडू और दत्ता कहते हैं कि एक ऋणपत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन, यानी कि कंपनी की मोहर लगा हुआ एक ऐसा निर्गमित किया गया एक ऐसा प्रपत्र है जो ऋण की स्वीकृति देता है और उन शर्तों को बताता है जिनके अंतर्गत वह निर्गमित किया गया है, मतलब जिनके अंतर्गत वो जनता में इशू किया गया है कि उसका शोधन, और उसका शोधन भी होना है, मतलब उसका भुगतान भी होना है। ठीक है। जब एक कंपनी दीर्घकाल के लिए ऋण लेना चाहती है तो ऋण कंपनी की पूंजी का ही भाग एक तरह से बन जाता है और इसके लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि को ऋण पूंजी यानी कि डेट कैपिटल कहा जाता है या लोन कैपिटल भी कहा जाता है। इसे ऋण माने डेट भी होता है, DBT, बी साइलेंट होता है यहाँ पे, तो डेट कैपिटल भी इसे कहा जाता है या लोन कैपिटल भी कह सकते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये ऋण लेने का सर्टिफिकेट होता है। इस पे कंपनी की सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील लगी होती है। ब्याज की दर एक निश्चित होती है जिस पे छमाही ब्याज दिया जाता है। देय तिथि क्या होगी, प्रायः छमाही या वार्षिक। अगर छमाही नहीं कहा गया है तो आप वार्षिक मान सकते हैं कि वार्षिक ही ब्याज का भुगतान हो रहा होगा। ठीक है, छमाही ज़्यादातर होता है, छमाही या वार्षिक। ऋण वापसी इसको शोधन बोलते हैं। जब डिबेंचर पे लिए गए धनराशि को वापस किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, शोधन। दीर्घकालीन ऋण, ऋणपत्रों के निर्गमन से प्रायः दीर्घकालीन ऋण लिए जाते हैं जैसे 7 वर्ष 10 वर्ष वगैरह के लंबे ऋण। सुरक्षित ऋण, प्रायः कंपनी ऋणपत्रधारियों के नाम अपनी संपत्तियों को गिरवी रख देती है, इसी को बोलते हैं संपत्ति पर प्रभार होना। तो जब कोई संपत्ति रख दी जाती है तो अगर ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी नहीं कर पाए समय पे तो फिर जो भी ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी की संपत्तियां बिकवाकर अपने ऋणों को वसूल करने के अधिकारी होते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार जो हैं अगर इनकी बात करें तो ये भी पूर्वाधिकार अंशों की तरह ही कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण और असुरक्षित। जरा सा समझिएगा ध्यान से, साधारण या असुरक्षित का मतलब होता है ऐसे ऋण पत्र जब इशू किए जाते हैं तो इस पर कंपनी की जो संपत्तियां होती हैं उन पर कोई प्रभार नहीं होता। इनकी कोई संपत्ति कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटी के तौर पे बंधक नहीं बनाती, इनके साथ अटैच नहीं करती। बंधक माने होता है किसी के साथ जोड़ देना, बांध देना, अटैच कर देना। फिलहाल ऐसे ऋणपत्रों का चलन जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कम है। ऐसे जो ऋणपत्र होते हैं वो असुरक्षित या अनसिक्योर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे असुरक्षित या अनसिक्योर्ड नहीं लिखा है ऋण पत्रों के ऊपर तो उन्हें सिक्योर्ड ही माना जाता है। सिक्योर्ड वही होते हैं जिनके साथ कुछ अचल या चल संपत्तियां बंधक के तौर पे लगाई जाती हैं। अगर सिक्योर्ड की बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज़ हैं, एक तो स्थायी प्रभार व अचल प्रभार। यदि कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी प्रभार है इसका मतलब ये है कि ऋणपत्रधारियों की अनुमति के बिना कंपनी इन संपत्तियों का जो उस पर लगाई गई हैं सिक्योरिटी के तौर पे उनका विक्रय जो है नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर चल प्रभार है तो उनका विक्रय कर सकती है। ठीक है, तो इस फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज में क्या होगा कि फिक्स चार्ज में वो संपत्तियां बेची नहीं जा सकेंगी, फ्लोटिंग चार्ज में वो संपत्तियां जो सिक्योरिटी की वो बेची जा सकेंगी, तो उनकी जगह कोई दूसरी संपत्ति लगानी पड़ेगी। प्रथम ऋणपत्र और द्वितीय ऋणपत्र का मतलब यह होता है कि जमानत की दृष्टि से ऋणपत्रों पर प्रथम प्रभार और द्वितीय प्रभार हो सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रथम जो ऋणपत्र होते हैं
जो बंधक रखी गई संपत्तियां हैं उनसे अपनी रकम वसूल करने का इनका पहला अधिकार होता है। जैसे ही संपत्ति बिकेगी तो सबसे पहले इनको भुगतान किया जाएगा जो प्रथम ऋण पत्र होंगे। लेकिन अगर द्वितीय ऋण पत्र रखे गए हैं तो जो संपत्ति बिकेगी उसमें सबसे पहले जो पैसा वसूल होगा उन ऋणों का भुगतान किया जाएगा जो प्रथम ऋण पत्र होंगे, और उसके बाद में द्वितीय का भुगतान किया जाएगा। तो ये हो गया जो सिक्योर्ड हैं। पंजीकृत ऋण पत्र कौन होते हैं? इन ऋण पत्रों के धारकों के नाम कंपनी के ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर नामक का नाम जो होता है ना, ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर, उसमें दर्ज किया जाता है। अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है, मतलब अपना ऋण पत्र किसी अन्य को देना है, तो एक ट्रांसफ़र डीड भरना होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज तथा मूलधन का भुगतान भी उन्हीं व्यक्तियों को ही किया जाता है जिनका नाम रजिस्टर में लिखा होता है। लेकिन कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सुपुर्दगी से जिनका स्वामित्व जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इनके साथ एक कूपन होता है, ठीक वैसे जैसे अभी आप पढ़ रहे थे पीछे। तो कूपन जो होता है, जिनके पास ये ऋण पत्र होंगे वही कूपन प्रस्तुत करेंगे और उन्हीं को ब्याज मिलेगा। ठीक है, इनके जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है। शोध ऋण पत्र कौन होते हैं? ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के लाइफ टाइम में, जीवन काल में जिनका भुगतान किया जा सकता है 5 साल 10 साल बाद, वो सब शोध ऋण पत्र कहलाते हैं। अशोध ऋण पत्र वो होते हैं जो एक बार इशू कर दिए जाने के बाद जब तक कंपनी समाप्त नहीं हो जाती या दिवालिया नहीं हो जाती तब तक उनका पैसा वापस नहीं किया जाता, इसीलिए ये इरिडेमेबल कहलाते हैं या परपेचुअल कहलाते हैं। परपेचुअल माने होता है हमेशा चलने वाली। परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जिन्हें एक समय के बाद अंशों में या नए ऋण पत्रों में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये ऋण पत्र काफ़ी लोकप्रिय हैं क्योंकि एक समय के बाद ये निवेशकों को, पहले जो निवेशक होते हैं वो ऋण देते हैं तो ऋणदाता के रूप में जुड़ते हैं जब कंपनी नई होती है। जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि यार कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है और उन्नति के, डेवलपमेंट के, विकास के भी पूरे संभावनाएं दिखती हैं, तो ये कंपनी के स्वामी बन जाते हैं। और स्वामी बनने के लिए क्या होता है? अंशधारी बन जाते हैं। तो एक समय के बाद इनको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर चाहें तो 3 साल 4 साल बाद अपने ऋण पत्रों को अंशों में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे ऋण पत्र परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वही हैं जो परिवर्तनीय नहीं हैं। अंश और ऋण पत्र के अंतर की अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या अंतर होता है? इनमें मुख्य अंतर ये होता है कि एक अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है और ऋण पत्र कंपनी के ऋण का हिस्सा है। ठीक है, ये स्वामी होते हैं, ये ऋणदाता होते हैं। इन्हें बदले में लाभांश मिलता है, इन्हें बदले में ब्याज मिलता है। लाभांश की दर जो होती है वो कंपनी की लाभ की मात्रा पर निर्भर करती है। जब हम अंश बोलते हैं तो हम समता अंशों की या साधारण अंशों की बात कर रहे होते हैं। ऋण पत्रों पर जो ब्याज मिलता है वो एक निश्चित दर से मिलता है और मिलता ही है, लाभ हो या हानि हो। यहाँ हानि होने पर लाभांश नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हानि होने पर भी ब्याज दिया जाता है। संपत्ति पर प्रभार नहीं होता, यहाँ पर संपत्ति पर प्रभार होता है। जोखिम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे क्योंकि ये अनारक्षित होते हैं, जोखिम अधिक होता है। ये रक्षित होते हैं ज़्यादातर तो जोखिम कम होता है। प्रबंध संबंधी गतिविधियों में इन्हें भाग लेने का अधिकार है, इन्हें अधिकार नहीं होता है। ये मताधिकार दे सकते हैं, ये मताधिकार नहीं दे सकते, मतलब इन्हें मताधिकार नहीं होता है। और कंपनी के समापन की दशा में अंश पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है। ऋण पत्रों की राशि का भुगतान अंश पूंजी से पहले किया जाता है। तो ये आपने अभी पढ़ लिया, ऋण पत्रों के साथ साथ अंशों को आपने पढ़ लिया। कुछ वैधानिक पुस्तकें होती हैं जैसे सदस्यों का रजिस्टर, इसमें सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय लिखा जाता है। सदस्यों की अनुक्रमणिका, ये वो इंडेक्स होती है जिसमें किस सदस्य को आप, जो रजिस्टर है सदस्यों का, उसको कैसे ढूंढ पाएंगे, तो उसकी ये अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स होती है, विषय सूची। सदस्यों की वार्षिक सूची एवं सारांश, एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड समरी। ठीक है, कंपनी जो अंश पूंजी वाली होती है अपनी समावेलन की तिथि से 18 महीने के अंदर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हर वर्ष उसे उन व्यक्तियों की सूची बनानी पड़ती है जो प्रथम साधारण सभा और बाद की सभाओं के दिन कंपनी के सदस्य रहे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय, ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। संचालकों तथा प्रबंधकों का भी रजिस्टर अलग से रखना होता है। अनुबंध जो भी अलग अलग लोगों से हुए हैं उनके रजिस्टर्स रखने होते हैं। ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर होते हैं जिनका भी जिक्र हम कर रहे थे। बंधक और प्रभार रजिस्टर,
इस रजिस्टर में कंपनी की वो सभी स्थायी अस्थायी संपत्तियों का ब्यौरा होता है जिन पर कोई चार्ज है, जो बंधक रखी गई हैं। और कार्य विवरण पुस्तक एक आती है मिनट बुक, जिसमें कंपनी की सामान्य सभा, संचालकों की सभा का पूरा ब्यौरा और अलग अलग कार्य विवरण पुस्तकों में जिनका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इन पुस्तकों में सभा की कार्यवाही, सभापति का नाम, उनके हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। तो ये एक बार आपको फटाफट लिख लेना है बस। तो एक प्रश्न होगा सबसे पहले कि कंपनी की वैधानिक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, उनका वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न आएगा अंशों और ऋणपत्रों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न आएगा ऋणपत्रों के भेद या प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न आएगा ऋणपत्रों से आप क्या समझते हैं, इनकी 2 परिभाषाएं तथा विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न आएगा अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र में क्या अंतर है। पांचवा प्रश्न आएगा अंश अधिपत्र का अर्थ, अंश प्रमाण पत्र, अंश अधिपत्र से क्या अभिप्राय है, इतना आएगा। तो इसमें आपको इसका अर्थ लिखना है, यहाँ तक का आप लिखेंगे और लाभ भी आप बस खाली मेंशन कर देंगे बगैर हेडिंग डाले, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लिखना है संक्षेप में बस। इसके बाद आप लिखेंगे अंश प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट का अर्थ और इनमें निहित बातें, अर्थ, परिभाषा और बातें। क्या लिखेंगे, अंश प्रमाण पत्र से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन सी बातों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने प्रश्न आपको लिखने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और इन समस्त प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।